नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आलोक गर्ग आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए थे और आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और जो हमारी ऊंचाई दी गई है वो हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर और हमसे पूछ के आ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि सबको पता है दोस्तों कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जिसमें से हमारा त्रिज्या कितनी हुई गई 17 सेंटीमीटर और हमारी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और उसी सूत्र में हम इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, इनका मान रख देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। जैसा कि दोस्तों 2πr/h ये हमारा क्या है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है सूत्र है। अगर हम इसको इसमें रखते हैं तो 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 और जो हमारा रेडियस है, हमारी जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर और जो हमारी ऊंचाई है कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 70 दूनी 140। अब इसका हम आपस में गुणा करते हैं तो 14 चौको 56 और 14 चौको 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पहला आंसर हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर नंबर सी। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रमशः 2:3, 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताइए। मतलब पी क्यू और आर ये 3 है, जिसमें से तीनों का हिस्सा, तीनों में कुल कितने रुपए तीनों का टोटल कितना है 8400 रुपए। और क्या बोल रहा है, सबका पी क्यू और आर ये तीनों का क्या दे दिया गया है, अनुपात में हिस्सा दिया गया और हमसे पूछा क्या गया है आर का हिस्सा कितना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहां से इसको देखूं तो 2:3, अगर मैं इस 3 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 3 ही आएगा। अगर मैं इसका 3 लेता हूं तो सीधा सीधा अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 2 और इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 त्रिकाई 9 और कितना आ जाएगा 1। अगर मैं इसका 3/3 करूंगा तो 1 आएगा और 1 का 1 में गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा दोस्तों। अब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, पी क्यू और आर ये तीनों के क्या आ गए, मान आ गए। अब पूछ के आ रहा है हमसे टोटल कितना दिया हुआ है 2 + 9 + 1 कितना होगा 8400। तीनों का हिस्सा कितना है 8400 रुपए है। 9 2 11 1 12, 12 बराबर 8400, तो 1 बराबर 700। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका हिस्सा है, ये हमारा P का हिस्सा है, ये हमारा Q का हिस्सा है और ये हमारा R का हिस्सा है। और हमसे पूछा किसका है, R का हिस्सा पूछा है। तो R का हिस्सा कितना है 1, तो R का हिस्सा निकालते हैं 1 × 700, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 700 रुपए, जो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। रेवती को कितने दिन लगेंगे। स्वप्निल कोई काम करता है, एक काम करता है जो वह उस काम को कितने दिन में पूरा करता है 16 दिनों में। ठीक, वह अपने साथ रेवती को साथ में लेता है और उस काम को वो 128/17 दिनों में वह काम को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो कहने का पूरा कर देता है। और यदि रेवती अकेले उस काम को करे, क्योंकि जब ये स्वप्निल अकेले कर रहा था तो वह कितना दिनों में काम कर रहा था 16 दिनों में कर रहा था। फिर उसने रेवती को साथ लिया तो कितने दिनों में काम खत्म हो गया 128/17 दिनों में। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि रेवती अकेले उस काम को करती तो काम को पूरा करने में रेवती को कितना समय लगेगा। अगर मैं देखूं, ये हो गया स्वप्निल और ये हमारा मिलके काम कर रहा है, तो ये स्वप्निल हो गया प्लस रेवती हो गई। ठीक है, स्वप्निल कितने काम एक दिन में कितना काम करता है 16 दिनों में एक काम करता है और रेवती के साथ मिलकर अगर वो काम करता है तो टोटल कितना करता है 128/17। अगर मैं यहाँ पे देखूं
तो 16 और 128 का मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाता है 128। 128 अगर अब मैं इनकी एफिशिएंसी या इनकी क्षमता निकालूं तो कितनी हो जाएगी, स्वप्निल की कितनी हो जाएगी, स्वप्निल की हो जाएगी 8। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी स्वप्निल प्लस रेवती का मिला के कितना हो जाएगा 17। लेकिन अगर स्वप्निल 8 काम कर उसकी एफिशिएंसी उसकी क्षमता 8 है तो इसमें से मुझे केवल किसकी निकालनी है, टोटल कितनी है दोनों को मिला की 17 है। अगर स्वप्निल अकेले 8 उसकी क्षमता अकेले की है 8 तो फिर इसकी कितनी होगी 17 है, 8 अकेले स्वप्निल ने कर दिया तो बचा कितना 9। तो रेवती कितना काम करेगी 9। और वो पूछा उसने क्या है कि काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारा 128 है और रेवती की एफिशिएंसी कितनी है 9, इसलिए 128/9 जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। ये हमारा मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। इसका एक ट्रिक है M1 D1 H1 बटे W1। इसको हम क्या मानते हैं, मैन मानते हैं, आदमी हो गया पुरुष हो गया, या कि आदमी हो गया पुरुष हो गया। डी से हो जाता है हमारा डे, डे मतलब कि दिन, और एच का मतलब हो जाता है हमारा आवर और मीन्स घंटा, और ये डब्ल्यू का मतलब होता है हमारा वर्क, वर्क का मतलब कि कार्य। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो M2 D2 H2 अपॉन WT। ठीक है दोस्तों, यदि 72 जिल्द साज, जिल्द साज मतलब यही है कि किसकी बात कर रहा है, वो मैन की बात कर रहा है सर। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि 72 फिर क्या मेरे से बोल रहा है जिल्दबंदी 22 दिनों में, दिनों में दोस्तों, तो ये D1 है तो कितना हो जाएगा 22, और टोटल वर्क हमारा कितना बोल रहा है 720 पुस्तकों। 720 मतलब ये हमारा क्या है टोटल वर्क हो गया बटे 720। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमसे क्या पूछ रहा है, मैन पूछ रहा है। ये जिल्द साज जो है ये हमारे क्या है, आदमी तो ही है, उसी की तो संख्या हमसे पूछा है, क्योंकि दिन तो हमसे दे के रखा हुआ है 12 दिन, और टोटल वर्क का कितना दिया हुआ है हमारा 660। टोटल वर्क हमारा कितना दिया हुआ है 660। अगर मैं इसको काटूं अगर तो 0 से 0 कर देता हूं और 72 से 72 कट जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको अब देखूं तो 66 गुणे 22 बटे 12। अगर मैं 6 से इसको काटूं तो 6 दूनी 12 और 6 से इसको करूं तो 11 छक्का 66। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसको मैं 2 से काटूं, 2 से 22 कटूंगा अगर तो 11, इन दोनों का गुणा करूंगा आपस में तो टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा 121। तो क्या बोला, कितने जिल्द साजों की आवश्यकता, मतलब कितने आदमियों की जरूरत होगी, 121 आदमियों की जरूरत होगी। आंसर नंबर हमारा बी। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। कोई एक व्यापारी है, क्या करता है वह अपने क्रय मूल्य से, सपोज करें अगर क्रय मूल्य उसका 100 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस। मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसको हम अलग से उसमें जो प्रिंट रेट डालते हैं, अगर वो 100 है हम उसको कितना करते हैं 160 रुपए, वो हमारा क्या कहलाता है अंकित मूल्य। और वो छूट किस पे दे रहा है 160 पे हमको छूट दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे सीधे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सीधे सीधे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं प्रतिशत का लाभ हमसे पूछा हुआ है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक। ठीक है, तो अगर मैं इसको x को क्या मान लूं 50, ठीक है, और क्या बोल रहा है 20% की क्या बोल रहा है छूट, छूट में कर देते हैं माइनस, ये माइनस का 20, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस माइनस, ठीक है 50 गुणे 20 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब मैं यहाँ देखूँ तो 25 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 50 में से 20 जाएगा
30 आएगा, और 5 दूनी 10 माइनस का 10। अब इनको घटाता हूं तो 20% का लाभ होगा। तो व्यापारी को कितने का लाभ होगा दोस्तों? 20% का लाभ होगा। आंसर नंबर ए। सिंप्लीफिकेशन का हमारा क्वेश्चन है कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूं 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 बार गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद दशमलव लगेगा दोस्तों, ठीक है। 0.01 फिर प्लस, अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। जब मैं इसको 2 अंक बाद दशमलव है, इसका स्क्वायर करूंगा तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 4 अंकों बाद दोस्तों दशमलव लगेगा। तो 0.0001 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं अगर, तो 0.0101 आ जाएगा, जो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? फिर वही सेम, इसके जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने ही बताया है इसको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एज इट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कोई धनराशि है 9,000 रुपए, उसमें क्या बोल रहा है? 80%। 80% वो क्या है? हमारी दर हो गई, और जो टाइम हमको दे के रखा हुआ कितना दिया हुआ? 12 महीने यानी कि 1 साल। जब हम अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो अर्धवार्षिक में दर को हम आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। जैसे हमारी दर दी हुई है 80, तो वो कितनी हो जाएगी? 40, और जो हमारा टाइम दिया हुआ है 12 महीने यानी 1 साल, वो कितना हो जाएगा? 2 साल। तो आइए देखते हैं, अगर मैं देखूं इसको 80 में, ये हमारा क्या है? आर है। दर को अगर मैं आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 40% होगा, ठीक है दोस्तों। अगर टाइम देखूं मैं, अगर मैं समय को देखूं तो वहाँ 12 महीने हैं, वहाँ पे 12 महीने हैं, 12 महीने मतलब 1 साल, और इसमें क्या करते हैं हम? 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 40% का मान कितना होता है? 40/100 यानी कि 2/5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/5, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा 5 है, ये 5 हमारा क्या है? ये 5 हमारा क्या है? मूलधन है, मतलब ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और क्या बोल रहा है? 80%, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। और इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 7 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। 7 क्या हो जाएगा हमारा? अमाउंट हो जाता है, मतलब कि मिश्र धन। अगर मैं इन्हीं दोनों को देखूं, उसमें टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। अगर मैं देखूं तो प्रिंसिपल कितना है? 5, अमाउंट कितना है? 7, टाइम हमको कितना दे के रखा हुआ है? 2 साल। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा? 25, ये कितना हो जाएगा? 49। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं तो कितना होगा? 24। ये 24 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? CI। और क्या बोल रहा है? 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए क्या हो जाएंगे? ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल, टोटल धन था, ठीक है। तो मैं कितना हो जाएगा? 25 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000, ठीक है दोस्तों। 25 बराबर क्या हो जाएगा? 9,000। अगर मैं इसको कट करता हूं तो 25 एकम 25, 25 तियां 75, 15 बचा, 25 छक्का 150, और ये 0। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब हमसे पूछा क्या है? ये CI जो हमने कितना निकाला हुआ है? 24 निकाला हुआ है, इसीलिए 360 गुणे 24, 24/0 24 छक्का 144 की 4 80 लाया, बचा कितना? 14, और 24 तियां 72, और 72 और 14 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 86। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 8,640 रुपए। आंसर नंबर डी। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज उस धनराशि का
अगर हम देखें धनराशि को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। मूलधन का क्या बोल रहा है, 2/5। अगर मैं यहाँ पे देखूं मूलधन का 2/5, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से देखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन तो ही है, प्रिंसिपल ही तो है। और ये जो 2 है हमारा, ये 2 क्या है, हमारा एसआई है। 2 क्या है दोस्तों, हमारा ये एसआई है। अगर 5 और 2 में जोड़ूं 7, तो ये जो 7 निकल के हुई हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन कहलाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोला, ब्याज की दर। तो एसआई बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, एसआई कितना है हमारा, एसआई हमारा कितना निकल गया था, 2। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है दोस्तों, 5। आर हमको खुद फाइंड करनी है, आर। और टी जो हमारा दिया हुआ है, वो टी कितना दिया हुआ है, 5/100। अगर मैं इसको अब काटूं तो 5 25, 5 25, 5 से काटूं तो ये आएगा 20, फिर 5 से इसको काटूं आएगा 4, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 8%। ये हमारी क्या हो जाएगी, दर। दर हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8% हो जाएगी, जो आंसर नंबर बी। पांच संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, 5 कोई दिया गया है, 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। उसमें से एक संख्या हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 5 में से एक संख्या हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बचेंगी, 4। और फिर उसका औसत कितना हो जाता है, 28। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। उसमें से क्या बोला, यदि एक संख्या हटा दी जाए, मतलब यहां से एक संख्या हटा दी जाए, ये कितनी हो जाएगी, 4। और औसत कितना बोल रहा है, 28। अगर मैं इसका गुणा करूं तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16। ठीक है, फिर इसका करूं 4 8 32 और 4 दूनी 8, 8 3 11। अब मैं इन दोनों को घटा दूं, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4। जो हमारी हटाई गई संख्या है वो कितनी होगी हमारी, 48, जो आंसर नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। मतलब दोस्तों, जब भी विद्यार्थियों की या कि पेड़ की या कि लाइनों की या कतारों की अधिकतम संख्या पूछे तो समझ जाना है कि यह क्वेश्चन किसका है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट करता है। जब भी कभी अधिकतम की बात करे तो वो किसकी बात करेगा हमसे, वो एचसीएफ की बात करता है। और जब भी न्यूनतम की बात करता है दोस्तों तो वो किसकी बात करता है हमसे, एलसीएम की बात करता है। अब देखिए एचसीएफ कैसे, 2703 और 1003। अगर मैं दोस्तों इन दोनों का अंतर निकालूं, इन दोनों को मैं अगर अंतर निकालता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऑप्शन से ही मेरा आंसर निकल जाएगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना आएगा, 1700, क्योंकि 3 में 3 गया 0, फिर ये 0 ही आ जाएगा, ये 7, 2 में से 1 गया 1। अब ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करूं तो क्या 19 से 1700 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मैं 29 से क्या काटूं तो क्या 29 से कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं 17 से काटता हूं तो 17 से कट जाएगा। 33 से काटूंगा, नहीं कटेगा। इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य कितना है दोस्तों, 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि और 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 3 नोटबुक और 6 पेन, 3 नोटबुक और 6 पेन का जो मूल्य है वो कितना है, 3000 रुपए है। और बोल रहा है उतने ही पैसों से, उतने ही पैसों मतलब कि इस 3000 से ही वो क्या करता है, 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। लेकिन यदि उसे 15 पेन और खरीदना है, यदि 15 पेन वो और खरीदना चाहे तो उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं 3 नोटबुक प्लस 6 पेन कितने में खरीदता है,
3,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसे चाहिए कितने वो, और वो उतने ही पैसों से एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। अगर मैं इसे नोटबुक को और पेन को इसको मैं अगर बराबर करूं तो मैं देखता हूं कि 3n प्लस 6p बराबर 1n प्लस 12p। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं नोटबुक का और पेन का तो ये 3n है और ये 1n है। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस 6 को मैं अगर उधर रखूंगा पेन में तो कितना हो जाएगा, 6 पेन हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं इनको काटूं रेशियो में के लिए काटूं अगर तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, मतलब n/p बराबर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे कितने की बात कर रहा है, यहाँ पे 12 पेन है, यहाँ पे भी 6 पेन है। अगर मैं इस 3n की वैल्यू निकालूं, 3n की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इसको कर सकता हूं n बराबर 3p, लेकिन यहाँ पे कितना वो है 3n है और हमारे पास कितना n है, यहाँ पे 1n है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो अगर मैं 3 का गुणा इधर करूँ और 3 का इधर करना चाहूँ तो 3n बराबर 9p हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। यही तो हमसे पूछा हुआ है, 3n प्लस 9p, ठीक है दोस्तों, 3n बराबर 9p, ठीक है दोस्तों। इसको अगर मैं 3n बराबर 9p करता हूं तो देखिए हमारी 3n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9p। अगर मैं इस जगह पे इसको रख दूं 3n प्लस 9p की जगह तो कितना आ जाएगा, 9p प्लस 6p बराबर 3,000, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 15p बराबर 3,000। और हमसे पूछा क्या है, यदि और 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा, तो कितना भुगतान करना होगा उसको, 3,000, जो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 6 पेन को जितना 6 पेन खरीदने के बराबर, जितने में हम 6 पेन खरीद रहे हैं और उसकी जगह पे 6 पेन खरीद रहे हैं, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हम बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। कैसे देखते हैं आइए, 6 पेन, ठीक है, अगर मैं 6 CP देखूं, 6 CP कॉस्ट प्राइस बराबर 5 SP। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, बराबर करता हूं, ठीक है दोस्तों। इसको अनुपात में CP अनुपाते SP तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:6 हो जाएगा। अब ये देखिए CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा क्रय मूल्य, और SP का मतलब होता है सेल प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। 5 रुपए में हम खरीद रहे हैं कोई चीज और 6 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली सी दिख रहा है कि हमको क्या हो रहा है, एक का क्या होता है, लाभ हो रहा है। और लाभ हम पे कितने पे हो रहा है, इस 5 पे हो रहा है। तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको हम कट कर देते हैं तो 20%। हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है, जो आंसर नंबर बी है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से करती हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं करती हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 29, 31। अगर हमसे पूछा कितना है, 32, मतलब 31 तक ही हम जाएंगे। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आता है आपका 23, 23 के बाद कितना आता है, 29, और 29 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 31। ठीक है दोस्तों, ये वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं, किसी अदर संख्या या दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। अब काउंट करेंगे अगर हम तो 9 1 10, 10 3 13, 13 9 22, 22 7 29, 29 3 32, 32 1 33, 33 7 40, 40 5 45, 45 3 48, 48 2 50। 50 का आ जाए कितना, 0, और हासिल कितना बचा, 5। अब देखिए यहां तक तो हमने काउंट कर लिया था, अब यहां से काउंट करते हैं। 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8
8 3 11 और बचा कितना था वहां पे 5, तो 11 5 16। अब हैं कितनी संख्याएं ये, टोटल गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बटे में कितना हो जाएगा 11। अगर मैं अब इससे डिवाइड करूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। अगर मैं भाग देता हूं इसको तो 11 1 कम 11, कितना बचेगा दोस्तों 5, 11 चौक 44, कितना बचा 6, दशमलव लग जाएगा, 11 पचे 55। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं देखूं तो मुझे ये आंसर में दिख रहा है कि 14.5, 14.54, जो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर नंबर सी। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमारा एचसीएफ हमको दे के रखा हुआ है, एचसीएफ हमारा 4 दे के रखा हुआ है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दे के रखा वो कितना दे के रखा हुआ है 720। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना दे के रखा हुआ है 4। ठीक है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है और क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का क्या बता रहा है गुणनफल। गुणनफल हमारा कितना है 720। अगर मैं देखूं एलसीएम निकालने के लिए यहां से कट करता हूं तो 4 1 कम 4 और 4 अठे 32, 0। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 180, जो आंसर नंबर ए होगा। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ठीक है दोस्तों, गोले की त्रिज्या मतलब ये क्या दी के रखे हुआ है 50%, ये हमारा क्या है त्रिज्या मतलब रेडियस है हमारा 50%, इसमें क्या होती है वृद्धि होती है। और गोले का आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसमें से हमको केवल हमारी त्रिज्या दे के रखा हुआ है, हमको 4/3 से कोई मतलब नहीं है और 4/3 हमारे कोई यूज का भी नहीं है। इसलिए अगर मैं देखूं 50%, 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों, अगर मैं 50% की वैल्यू सीधे सीधी करूं तो कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, 1/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेरी वैल्यू है वो 2 से कितनी होगी दोस्तों 3 हो जाएगी। और क्यूब लगा हुआ है यहाँ पे, घात में क्या है हमारे 3 लगा हुआ है, तो इन दोनों में भी हम घात लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 27। अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो मुझे कितने का अंतर दिख रहा है 19 का, कितने का दिख रहा है दोस्तों 19 का। और जो हमारी वृद्धि हुई है वो किस पे होगी हमारी, ये 8 पे होगी। किस पे होगी दोस्तों वृद्धि 8 पे होगी। इसलिए क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा हुआ है आयतन में प्रतिशत की वृद्धि, मतलब वृद्धि कितनी हो गई 19 की, कितने पे होगी 8 पे, गुणे कर देंगे 100, हमारा हो जाएगा 1900/8। अब मैं इसको भाग दूं अगर तो 8 दूनी 16, 8 तीक 24 और 8 सत्ते 56 दशमलव और 8 पंचे 40, यानी कि अगर देखा जाए तो 237.5% की हमारी क्या होती है की वृद्धि होती है, जो आंसर नंबर हमारा कौन सा होगा बी। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना है? अगर x का 45% y के 15% के क्या है बराबर है, ठीक है, तो x और y का क्या हमसे पूछा गया है अनुपात पूछा गया है। अगर मैं तो देखूं x का 45% y के 15% के क्या है, ये इक्वल है, क्या है दोस्तों बराबर है। अगर मैं देखूं तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 15 1 कम 15 और 15 तियां 45। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा है अनुपात पूछा हुआ है, तो अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा x अनुपाते y, तो 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत कितना हो, 25% का है, तो मेज का क्या पूछा हुआ है, क्रय मूल्य पूछा हुआ है। मतलब क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, उसमें से हमको लाभ प्रतिशत बोल दिया है और हमसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। इसको हम सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सूत्र से देखें तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हमारा दोस्तों, 6,875 गुणा 100, 100 प्लस 25। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे हमको क्या बोला होता, हानि बोला होता, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, घटा देते दोस्तों। अगर मैं देखूं इसको तो 6,875 गुणे 100 बटा 125। अगर इसको मैं अब काटूं तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको काटूं अगर तो 5 से काटूं तो 13 पचे 65, 3 बचेगा। ठीक है, तो 5 सते 35 और 5 25, ये कट जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं अगर, तो मुझे इसमें से क्या हमको मिल जाएगा, मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर मैं देखूं तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 13 चौको 52, अब 52 3 55। कितना हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, फाइनली हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5500 रुपए हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा 20% का 25% 250 के बराबर है, 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। मतलब इन दोनों का जो है वो कितना है, 250 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, मैं देखता हूँ कोई संख्या x है, उसका 20% अगर मैं लूँ तो 20/100 गुणे 25% की बात करूँ तो 25/100, ये किसके बराबर है दोस्तों, 250 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, 250 के बराबर है। अगर मैं इसको अब देखूँ, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आ जाएगा हमारा, x बराबर 250 गुणे 5 गुणे 4। अगर मैं देखूँ तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 1 0 लगा कितना हो जाएगा 1000, और 1000 गुणे 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000। ठीक है, अब ये 5000 क्या बोला है कि इस 5000 का 35% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 5000 का 35% मतलब 35/100, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, 35 पंचे 175, यानी कितना हो जाएगा 1750। 1750 जो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी 1750। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।